इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, हाल ही में इंडिया टीवी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय नौसेना सिर्फ 45 की संख्या में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर्स को खरीद रही है। तो हम जानेंगे कि क्या वाकई भारतीय नौसेना के द्वारा ऐसा कुछ कहा गया है। क्या भारतीय नौसेना ने टेटबीएफ की संख्या को आधा से भी कम कर दिया है, और इस रिपोर्ट की क्या संभावनाएं हैं कि टेटबीएफ की संख्या बढ़ भी सकती है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि ऑर्का को लेकर के जो बातें अचानक तेजी के साथ बढ़ रही हैं, क्या इंडियन एयरफोर्स के लिए टेटबीएफ का कोई एयरफोर्स वेरिएंट भी तैयार किया जाएगा या नहीं। इस पे भी अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहाँ पर इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश हमारे द्वारा करी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, हाल ही में इंडिया टीवी के द्वारा एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है, जहां पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 के कुछ डिजिटल रेंडर्स प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ बड़े डिफेंस जर्नलिस्ट जो हैं वो ये दावा करते हैं कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अब लगभग क्लियर है। बताया ये जाता है कि जो 83 तेजस मार्क 1A हैं उनका काम होगा MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करना। इसके अलावा तकरीबन 106 से 110 की संख्या में तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। 120 की संख्या में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे, जो कि दो अलग अलग वेरिएंट्स में आएंगे। पहला होगा एमका का मार्क 1 वेरिएंट, जो कि नॉन स्टेल्थ मोड में भी आ सकता है, क्योंकि जो डिजिटल रेंडर सामने आए हैं उनमें देख करके ये लगता है कि इनिशियल कुछ वेरिएंट्स जो आएंगे वो नॉन स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक के साथ में आएंगे या नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारे वेपन पॉड और जो हथियार हैं वो अलग अलग हार्ड पॉइंट्स में लगे हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन बाद के जो वेरिएंट्स आएंगे वो स्टेल्थ वेरिएंट होंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उसी रिपोर्ट पर सामने कहा गया कि तकरीबन भारतीय नौसेना के लिए 45 की संख्या में जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर्स हैं वो खरीदे जाएंगे। यानी अभी तक जो संख्या तकरीबन 100 के आसपास आकी जा रही थी वो सिर्फ 45 तक ही क्यों सीमित है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए जान लेते हैं ऐसा क्यों है। दोस्तों, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और बहुत सारे लोग जो कैरियर बोर्न फाइटर प्रोग्राम है उसको लेकर के कंफ्यूज हैं। कुछ लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के बहस कर रहे हैं कि F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल M का जो टेस्टिंग हुआ है उसी ने टेटबीएफ की संख्या को कम किया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इनको देखें तो दोनों की टाइमलाइंस एकदम अलग है, दोनों को खरीदे जाने के पर्पज़ अलग हैं। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर तकरीबन 2030 तक बन के तैयार होगा, जिसका अर्थ ये है कि इसका जो इंडियन नेवी में इंडक्शन है वो 2032 के आसपास ही हो पाएगा। और अभी भारत के पास इकलौता इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, और एक हमारे पास दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि INS विक्रमादित्य है। तो ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इनकी जो रिक्वायरमेंट है अगर देखा जाए तो 45 टेटबीएफ और तकरीबन 26 जो मल्टी रोल कैरियर बोर्न फाइटर्स हम खरीद रहे हैं उनसे पूरी हो सकती है। लेकिन इंडियन नेवी के द्वारा कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कि सिर्फ हम 45 जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर्स हैं वही खरीदेंगे, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर या दूसरा हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर सैंक्शन किया जाता है तो संभावित है कि टेटबीएफ की जो संख्या है वो आगे चल के बढ़ेगी, क्योंकि टेटबीएफ वो फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे जो MiG-29K को रिप्लेस करेंगे। तो पहली जिम्मेदारी तो है MiG-29K को रिप्लेस करने की, जो टेटबीएफ के द्वारा ही की जाएगी। और भारतीय नौसेना ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो सिर्फ इतना ही करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा वर्ष 2021 में ही भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने कहा था कि इंडियन नेवी तकरीबन 90 से लेकर के 100 की संख्या में जो टेटबीएफ है उसको लेकर के प्रतिबद्ध है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में हमें टेटबीएफ देखने को मिलेंगी, लेकिन हो सकता है शुरुआती दौर पर सिर्फ 45 की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो खरीदे जाएं, ताकि MiG-29K को रिप्लेस किया जा सके। अब बात करते हैं ऑर्का के बारे में। दोस्तों, जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई तो सोशल मीडिया पे ऑर्का को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई कि क्या इंडियन एयरफोर्स इसको ज्वाइन कर रही है। देखिए, ऑर्का को लेकर के हमेशा से संभावना पूरी रही है कि इंडियन एयरफोर्स इस पे जाएगी, क्योंकि ऑर्का में राफेल की जो छवि है वो देखी जाती है और कई मायनों में वो काफ़ी एडवांस भी है, और वो एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट और एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के बीच की कड़ी भी माना जाता है, जो कि अफोर्डेबल भी है और हमारी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करेगा। लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो अभी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है जो इस चीज़ के बारे में बताती हो
कि ऑर्का अभी अस्तित्व में भी है या इंडियन एयरफोर्स उसको लेकर के आगे बढ़ रही है। संभावित है कि जो टेडबीएफ का एक एयरफोर्स वेरिएंट आ सकता है, लेकिन वो संभावना कितनी प्रबल है अभी इसके बारे में कोई नहीं पता। पहले तो भारतीय वायुसेना का जो ध्यान है वो तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ही है, और हो सकता है जब टेडबीएफ बन के तैयार हो जाए तो उसके बाद भारतीय वायुसेना सोचे, क्योंकि पहले तो ये टास्क हमारे पास जो है वो टेडबीएफ को डेवलप करना ही है। जब तक टेडबीएफ डेवलप होके डिप्लॉय नहीं हो जाते तब तक ऑर्का का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए अभी इस क्वेश्चन को हम यही रख देते हैं कि ऑर्का भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना की करंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में। दोस्तों MiG-29K का जो अवेलेबिलिटी रेट है आपको हमने बताया कि वो सिर्फ 50 से 60% का ही है, जिसको लेकर के इंडियन नेवी बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए एक तत्काल सॉल्यूशन के तौर पर भारतीय नौसेना 26 की संख्या में जो कैरियर बॉर्न फाइटर्स है उनको खरीदने वाली है। इस साल के अंत तक सरकार के द्वारा एक जो प्रोक्यूरमेंट प्रपोजल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखा जाएगा और भारत सरकार ये डिसाइड करेगी कि इनको मंजूरी कब देनी है, और संभावित है कि शायद F-18 सुपर हॉर्नेट या राफेल में से कोई एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना को ज्वाइन करे। तो अभी इसके बारे में हम बात नहीं करें तो बेहतर होगा कि ऑर्का जैसा कोई प्रोग्राम अभी अस्तित्व में है या नहीं है। खैर, एक बड़ी अपडेट तो आज ये भी है कि इंडियन नेवी को जो हमारा INS विक्रांत है, जिसको R11 नाम दिया गया है, वो हैंड ओवर कर दिया गया है, जो कि अगस्त में कमीशन किया जाना है। जी हाँ, इस समय की बड़ी एक अपडेट ये भी आ रही है कि इस समय जो INS विक्रांत है, जिसको R11 का नाम दिया गया है, वो ऑलरेडी इंडियन नेवी को हैंड ओवर आज किया जा चुका है और इसके लिए एक सेरेमनी भी आयोजित करी गई है। इसके बारे में डिफेंस न्यूज़ में आपको पता चल ही गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं टेडबीएफ के बारे में, और टेडबीएफ के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को चेक ज़रूर करिएगा ताकि आप समझ सकें कि ये एयरक्राफ्ट इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन अगर इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी जो लेंथ होगी वो 16.30 मीटर्स की होगी। इसका जो विंग स्पैन होगा वो 11.20 मीटर्स का होगा। वहीं इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो तकरीबन 26,000 किलोग्राम्स का होने वाला है। इसमें उत्तम एसा रेडार्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें इंडिजिनस सारी मिसाइल्स इस्तेमाल की जाएंगी जो अभी तक डेवलप करी गई हैं। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो माक 1.6 से माक 1.8 तक की हो सकती है। वहीं इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 18,000 मीटर से 19,000 मीटर्स के बीच की हो सकती है। बात करें अगर इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की तो ये सारे वो ऑपरेशन कर सकता है जो कि एक कैरियर बॉर्न फाइटर के लिए इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो हमने बना रखी है, आप उसको ज़रूर देखिए, जहाँ पर हमने इसके सारे फीचर और सारे स्पेसिफिकेशंस पे बात करी हुई है। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इस एयरक्राफ्ट के बारे में अंदाज़ा लग जाएगा कि क्यों ये भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण है और क्यों भारतीय नौसेना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नेवल वेरिएंट पे नहीं जाती है। उसका जवाब भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।